जय हिंद। कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई आप कर रहे होंगे अच्छे से। 22 जनवरी आज की तारीख है और आज के करंट अफेयर को हम लोग देखने जा रहे हैं। करंट अफेयर के साथ हम लोग जीएस जीके के जो प्रश्न हैं उनको भी देखने का प्रयास करते हैं। ऐसा जीके जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। सुनीता विलियम्स ने अपने 3 मिशनों में कुल कितने दिन अंतरिक्ष में बिताए? ये प्रश्न है। कुल कितने दिन 3 मिशनों के तहत इन्होंने बिताए हैं? एक प्रश्न यहां से आपका और तैयार हो गया कि कितने मिशन में ये रही हैं, तो आपका ये आंसर होगा कि ये रही हैं 3 मिशन में। और इसका अगर आपसे पूछा जाए इस प्रश्न का आंसर, तो ये है 608 दिन। ये वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुनीता विलियम्स पूरे करियर के दौरान 3 अलग अलग मिशनों में गई हैं और 608 दिनों तक ये रही हैं वहां पे। अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली दुनिया की पहली व्यक्ति हैं। इनसे पहले कोई मैराथन नहीं दौड़ा है। 27 दिसंबर 2025 से इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। अभी ये रिटायर हो चुकी हैं, मतलब इन्होंने एक स्वघोषित मतलब रिटायरमेंट ले लिया है कि अब हम मिशन में नहीं रहेंगे, उम्र हो गई है। अपने कैरियर में कुल 9 स्पेस वॉक इन्होंने किए हैं, जिनकी कुल अवधि 62 घंटे 6 मिनट है। ये भी एक रिकॉर्ड है। और वह संचयी समय के मामले में अंतरिक्ष में रहने वाले अमेरिकियों की सूची में 6ठे स्थान पर है। टोटल में देखा जाए, टोटल समय कितना उन्होंने वहां पर व्यतीत किया, तो 6ठे स्थान पर यह है। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की हैं। सुनीता जो विलियम्स हैं ये भारतीय मूल की हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये गुजरात से हैं। कहां से हैं? गुजरात, इंडिया से हैं, है ना। इनके पिताजी यहीं से थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही बढ़िया सवाल यह है। एडीएनओसी गैस और एचपीसीएल के बीच हाल ही में हुए समझौते के तहत भारत को प्रतिवर्ष 0.5 मिलियन टन एलएनजी की आपूर्ति किस विशिष्ट सुविधा से की जाएगी? रुवाइट इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स, दास द्वीप ध्रुवीकरण सुविधा, हुजैराह आयल टर्मिनल या जेवेल अली रिफाइनरी, किससे की जाएगी? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दास द्वीप ध्रुवीकरण सुविधा। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। भारत और एडीएनओसी, मैंने आपको कल के करंट अफेयर में बताया था कि एडीएनओसी कौन है, कहां की ये कंपनी है, ये आप हमको बताएंगे। तो इन्होंने क्या किया है, एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है जिसमें एलएनजी की आपूर्ति दास द्वीप ध्रुवीकरण सुविधा से की जाएगी। 10 साल तक ये समझौता वैलिड रहेगा और अनुमानित कीमत 2.5 से 3 मिलियन डॉलर इसकी रहेगी। और इसका उद्देश्य है कि भारत के ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को वर्ष 2030 तक 15% तक बढ़ाना। प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी कितनी बढ़ जाए? 15% तक बढ़ जाए। दासदीप सुविधा की कुल उत्पादन क्षमता 6 मिलियन टन प्रतिवर्ष है। प्रतिवर्ष कितनी है? 6 मिलियन टन, ठीक है। और इनमें से यहां से कितनी की जाएगी? 0.5 मिलियन टन एलएनजी की आपूर्ति इससे की जाएगी। एडीएनओसी कौन बताएगा कि ये कहां की कंपनी है? अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। मत्स्य पालन विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए 21 जनवरी को 21 जनवरी को नई दिल्ली में कितने भागीदार देशों के राजदूतों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया? मत्स्य पालन विभाग ने किया है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए किया है। 21 जनवरी को नई दिल्ली में यह हुआ है। तो गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया, कितने देश इसमें थे ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है 53 देश। कितने? सॉरी 83 देश, एक्सट्रीमली सॉरी, 83 देश। सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गोलमेज सम्मेलन कहां पर हुआ है? 21 जनवरी को। 83 भागीदार देश इसमें रहे, वहां के राजदूत, उच्चायुक्त इसमें शामिल हुए हैं। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है समुद्री खाद्य निर्यात, ट्रेसेबिलिटी और मछली पालन के क्षेत्र में निवेश को बढ़ाना, इन्वेस्टमेंट को फिशरीज में बढ़ाना। और भारत वर्तमान में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। सबसे पहला जो नंबर 1 है वो आपका हो जाएगा चाइना, और चाइना के बाद में दूसरा जो देश है वो हो जाएगा इंडिया। ये ध्यान रखना। अगर इंडिया में आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है, तो यह है आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा, ठीक है।
इस सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जैसी प्रमुख योजनाओं की उपलब्धियों पर चर्चा की गई। हमारे यहाँ पर जब से ये योजना आई है उसके बाद में उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा है, तो इनकी उपलब्धियों पर चर्चा इसमें की गई है। डेट और स्थान याद रखिएगा, और पार्टनर कंट्री, कितने कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया ये भी आपको ध्यान रखना है। सी डॉट को 104वें स्कॉच शिखर सम्मेलन में स्कॉच पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। इस शिखर सम्मेलन का विशिष्ट विषय क्या था? सी डॉट को किया गया है स्कॉच शिखर सम्मेलन में, तो इसका जो विषय है वो क्या था? तो ये है संसाधन विकसित भारत। क्या है? संसाधन विकसित भारत। कैसा? जिसके पास संसाधन हो, संसाधन विकसित भारत इसका थीम था। सी डॉट को ये दिया गया है रिसोर्सफुल डेवलपमेंट इंडिया संसाधन विकसित भारत विषय पर 104वें स्कॉच शिखर सम्मेलन में ये सम्मान दिया गया, सम्मानित किया गया। और ये पुरस्कार सी डॉट द्वारा विकसित सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के लिए दिया गया है। वास्तविक समय में आपदा अलर्ट भेजने में ये सक्षम है। अगला सवाल यहाँ पर बनेगा कि सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन है क्या? तो सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन क्या है? बिल्कुल रियल टाइम में ये क्या करता है, कोई भी आपदा आती है तो उसका अलर्ट भेजने में ये सक्षम है। सी डॉट दूरसंचार विभाग के तहत एक अनुसंधान और विकास केंद्र है। 1984 में सी डॉट की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1984 में। ये आपको ध्यान रखना है। स्कॉच पुरस्कार किसी स्वतंत्र संगठन द्वारा प्रदान किया जाने वाला देश का एक उच्च नागरिक सम्मान माना जाता है। कैसा सम्मान है? उच्च नागरिक सम्मान है, और एक स्वतंत्र संगठन के द्वारा दिया जाता है, स्कॉच के द्वारा। अगला सवाल है, दावोस में विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने 14.5 लाख करोड़ के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। किस विशिष्ट समूह ने 3.2 लाख करोड़ का सर्वाधिक निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है? विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन हुआ, महाराष्ट्र सरकार ने 14.5 लाख करोड़ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए, तो किस समूह ने सर्वाधिक निवेश यहां पर किया है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये है कौन सा समूह? SBG समूह। कौन सा समूह है? SBG समूह। सर्वाधिक 3.2 लाख करोड़ रुपए का योगदान SBG समूह कर रहा है। ये जो निवेश होगा इसमें महाराष्ट्र में 15 लाख से अधिक नए रोजगार सृजित होंगे। विकसित महाराष्ट्र 2047 एक पहल चल रही है, तो उसका विजन और राज्य की अर्थव्यवस्था को उसमें $1 ट्रिलियन के लक्ष्य तक पहुंचाने की जो बात है, तो ये इसमें क्या होगा? हेल्पफुल होगा। इन्वेस्टमेंट जब आता है तो रोजगार लेके आता है, इन्वेस्टमेंट जब आता है तो डेवलपमेंट लेके आता है। तो 3.2 लाख करोड़ रुपए, टोटल का 14.5 लाख करोड़ है, और उसमें देखेंगे 3.2 लाख करोड़ रुपए किसका है? SPG का। तो ये आएगा। अन्य बड़े निवेशकों में आर्सेलर मित्तल 1.1 लाख करोड़ रुपए, लोढ़ा समूह 1 लाख करोड़ रुपए, ये सब नाम भी शामिल है, लेकिन जो हाईएस्ट यहां पर किया है वो SBG समूह ने किया है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। विदर्भ में किस टीम को 38 रनों से हराकर 2025-26 सीजन के लिए अपना पहला विजय हजारे ट्रॉफी जीता है? किसने जीता है? विदर्भ ने जीता। हराया किसको है? ठीक है, 38 रनों से हराया है, ये भी फैक्ट आपका तैयार है, तो आप ध्यान रखिए कि जीता किसने है? विदर्भ ने 38 रनों से जीता है, 38 रनों से जीता है। और हारा कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। हारने वाली टीम कौन सी है? तो ये आपकी हो जाएगी कौन सी? सौराष्ट्र। सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सौराष्ट्र टीम यहां पर हार गई है। सौराष्ट्र को 38 रनों से इसने हरा दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फाइनल मैच में विदर्भ के बल्लेबाज अथर्व तायडे को 128 रनों की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तो एक सवाल पूछा जा सकता है कि प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया? तो ये अथर्व तायडे को। विजय हजारे ट्रॉफी भारत की एक प्रमुख लिस्ट ए क्रिकेट टूर्नामेंट है, जिसे वर्ष 2002-3 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2002-3 में। और ये लिस्ट ए, ये इसका ग्रेड क्या है? ये लिस्ट ए क्रिकेट टूर्नामेंट है। तमिलनाडु और कर्नाटक 5-5 खिताबों के साथ सबसे सफल टीमें अभी तक रही हैं। सबसे ज्यादा जो विजय हजारे ट्रॉफी किसी ने जीता है तो तमिलनाडु और कर्नाटक ने जीता है। 5-5 बार ये जीत चुके हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के द्वारा विमोचित पुस्तक अमृत का प्याला राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया के लेखक कौन है? इसका जो विमोचन किया है, इनॉग्रेट जो किया है जिन्होंने, वो उपराष्ट्रपति हैं CP राधाकृष्णन जी ने किया है। और ये इसके लेखक कौन है ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि किसने इसको लिखा है। तो इसको लिखा है सुरेंद्र कुमार पचौरी ने। SK पचौरी ने इसको लिखा है।
भारत के पूर्व सचिव रहे हैं ये, पूर्व सचिव सुरेंद्र कुमार पचौरी। राम जन्मभूमि आंदोलन के विभिन्न पहलुओं को इसमें संकलित करके ये किताब इन्होंने लिखी है, और राम जन्मभूमि से जुड़े जितने भी कानूनी संघर्ष, चुनौतियां और अंततः जो मिलने वाली सफलता है उसका दस्तावेजीकरण इन्होंने किया है। बात समझ में? उपराष्ट्रपति ने पुस्तक के विमोचन के अवसर पर इसे आस्था, कानून और लोकतंत्र का एक अद्भुत संगम बताया। उन्होंने ऐसा कहा कि ये किताब ऐसी है जिसमें आस्था भी है, कानून के बारे में भी बताया गया और लोकतंत्र की बात की गई है। 20 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम के दौरान इसको विमोचित किया गया है। 20 जनवरी को इसका विमोचन हुआ है। अगला सवाल है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने से पहले मेघालय की राजनीतिक स्थिति कैसी थी? कैसी स्थिति में ये था जब इसको 1971 अधिनियम के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है? उसके पहले इसकी स्थिति कैसी थी? तो ये था कैसा, बताइए। ऑटोनोमस स्टेट विद इन असम, असम के भीतर एक स्वायत्त राज्य हुआ करता था। अगर आपसे पूछ लिया जाए मेघालय पहले किसका पार्ट था, 1970 से में असम राज्य के भीतर ही एक स्वायत्त राज्य के रूप में इसको दर्जा दिया गया था। बाद में 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 21 जनवरी को इसका बर्थडे होता है, ठीक है, क्योंकि प्रभावी हुआ था, मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, यह अधिनियम प्रभावी हुआ था, पुनर्गठन अधिनियम। तो 21 जनवरी 1972 मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, और मेघालय के साथ साथ त्रिपुरा और मणिपुर को भी 21 जनवरी को ही ये स्थान मिल पाया था, ये दर्जा मिल पाया था। तो 21 जनवरी को जो बर्थडे होता है, ये आपको ध्यान रखना है, एक होता है मेघालय का, मेघालय के साथ एक बर्थडे होता है त्रिपुरा का, और एक तीसरा है यहाँ पर, और वो बर्थडे है मणिपुर का। किसका? मणिपुर का। तो इन तीनों का बर्थडे 21 जनवरी को होता है। मेघालय के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए संविधान की 6ठी अनुसूची में विशेष प्रावधान किए गए हैं। 6ठी अनुसूची में विशेष प्रावधान किए गए हैं। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना, जो अब 2000 से अधिक रेलवे स्टेशनों को कवर करती है, मूल रूप से किस वर्ष शुरू की गई थी? OSOP, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना, ये 2000 से अधिक रेलवे स्टेशनों को कवर कर चुकी है। इसको शुरू कब किया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो इसकी शुरुआत की गई थी 2022 में। कब शुरू किया गया था? 2022 में रेल मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया था। स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों को रेलवे स्टेशन के माध्यम से अपने उत्पाद को बिक्री के लिए एक बड़ा मंच उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। 2000 से अधिक स्टेशनों को यह कवर कर चुकी है। 13 लाख से अधिक स्थानीय लोगों को लाभार्थी के तौर पर इसमें शामिल किया गया है। और ये जो मॉडल है मुख्य रूप से जापान और थाईलैंड की वन टैमोन वन प्रोडक्ट, इसकी तर्ज पर विकसित किया गया है। जापान और थाईलैंड में ऐसा होता है कि जहां के लोकल प्रोडक्ट को वो लोग क्या करते हैं, अपने आसपास के रेलवे स्टेशन है, आसपास की जो भी ऐसे स्थान है जहां पर लोग आते जाते हैं, वहां पर बेचने का काम करते हैं। तो उसी तर्ज पर इसको शुरू किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कब शुरू की गई थी? 2022 में। और अभी 2000 से ज्यादा स्टेशनों को इसमें कवर किया गया है। केंद्रीय मोटर वाहन नियम 2026 द्वितीय संशोधन नियम 2026 के अनुसार किस विशिष्ट फॉर्म में संशोधन किया गया ताकि लंबित उपयोगकर्ता शुल्क यानी टोल बकाया की घोषणा अनिवार्य रूप से की जा सके? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। केंद्रीय मोटर वाहन अभी अधिनियम में एक विशिष्ट फॉर्म में संशोधन किया गया है। तो ये फॉर्म कौन सा है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये है फॉर्म कौन सा? ये फॉर्म है 28। ध्यान रखना, ये फॉर्म है 28। फॉर्म 28 में नो ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट के लिए जो आवेदन होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए, उसमें बदलाव किया गया ताकि बकाया टोल शुल्क की वसूली सुनिश्चित की जा सके। यदि किसी वाहन पर टोल शुल्क लंबित है तो उसका NOC जारी नहीं किया जाएगा, न ही फिटनेस प्रमाण पत्र नवीनीकृत होगा। तो इसलिए कोई भी बकाया राशि, अगर सरकार का पैसा बाकी है, टोल नहीं दिया है आपने, भाई टोल अंत में तो सरकार के पास ही पैसा जाता है। होता क्या है, आजकल रोड बना देती हैं कंपनियां, उसके बाद में टोल वसूल करके अपना राजस्व वहां से क्या करती है, प्राप्त करती है। तो इस नियम का उद्देश्य क्या है? टोल चोरी को रोकना, वाहनों की डिजिटल डेटा को नेशनल परमिट सिस्टम के साथ जोड़ना। आप जब टोल कटवाते हैं तो आपकी गाड़ी कहाँ कहाँ जा रही है, ये सरकार को सब पता होता है ना। तो ये नियम केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में लाया गया है। अच्छा, आप देखिए, आप कहीं भी जा रहे हैं, आप कितना भी छुपा के जाए, लेकिन
सरकार को सब पता होता है, उसको सारी चीज़ें डेटा होता है ना कि कहाँ से आपकी गाड़ी गुजर रही है, टोल कहाँ पर कट रहा है। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड करिए और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत सारे प्रोग्राम और चल रहे हैं और धीरे धीरे हम प्रोग्रामों की संख्या भी बढ़ाते जा रहे हैं जिससे कि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। थैंक यू सो मच।